नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दूसरे पार्ट में हम लोग क्या क्या बातें आती हैं उससे संबंधित आज थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से उसको समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से जानी जानी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट द्वितीय भाग। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए सामान्य रूप से तो पहले क्या स्थिति थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेकंड भाग में। पहला भाग धारा 1 से लेकर के 75 तक था। इसके बाद धारा 76 से लेकर के 266 तक, 76 से लेकर के 266 तक धाराएं थीं। ठीक है, 76 से लेकर के 266 तक धाराएं थीं। अब बात आई, कई ऐसी बातें थीं जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और ये सब चीज़ें नए नए एक्ट बना करके, जिनका उल्लेख पहले भारतीय संविधान अधिनियम में ही था, उन धाराओं को हटा दिया गया। तो अब जो हैं धाराएं वो किस हिसाब से बची हैं? अब बची हैं 124 से लेकर के 238 तक। ठीक है, वर्तमान में 124 से लेकर के 238 तक ये धाराएं बची हुई हैं। ठीक है, ये धाराएं बची हुई हैं। कभी कभी प्रश्न हमारे ये भी आ जाते हैं कि जिन धाराओं को, जिन चैप्टर्स को एलिमिनेट किया गया है उनमें क्या लिखा था, है नहीं लिखा था, इस टाइप से भी प्रीलिम्स के हमारे क्वेश्चन आए हैं, उनको भी हमको जानना है। तो इसको देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चैप्टर 6 तक आपने मुख्य रूप से पढ़ लिया है। अब चैप्टर 6 से आगे चैप्टर 7 जो आपका था वो 76 से लेकर के 123 तक था। ठीक है, अगर हम चैप्टर 7 की बात करें तो 76 to 123 तक था। यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स के बारे में था, सेल ऑफ गुड्स के बारे में था। आप जानते हैं 1930 में एक्ट बना करके 1930 में, ठीक है, एक्ट बना दिया गया आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और इसके बाद इस भाग को एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया यहाँ से। ठीक है, निरसित कर दिया गया। इसके पश्चात अब चैप्टर 8 से शुरू हो रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट 2। ठीक है, चैप्टर 8 से शुरू हो रहा है। कई बार प्रश्न आपके आते हैं, उस हिसाब से आप इन बातों को भी जानिए। चैप्टर 8 जो है 124 से 147 तक है, 124 से 147 तक है। ये संबंधित किससे है यह भी पूछा जाता है आपका। ये संबंधित है क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति की संविदाओं से। क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति इनकी संविदाओं से संबंधित है। ठीक है, क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी, और प्रत्याभूति यानी कि गारंटी, इनसे संबंधित है। इस बात को आपको जानना है। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न है। अब होता क्या है, होता क्या है, बहुत सिंपल भाषा में सुन लीजिए। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस पक्षकार को हुई क्षति हानि से बचाने का वचन देते हैं, वो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। ठीक है, यानी कि क्षतिपूर्ति की संविदा क्या है, यह लिखा हुआ है धारा 124 में, 124 में। ठीक, क्या होती है क्षतिपूर्ति की संविदा? तो जब क्या होती है में आएंगे तो लिखा है एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण या अन्य व्यक्ति के आचरण से दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का, यानी कि एक पक्षकार है, ये दूसरे पक्षकार को हानि से बचाने का वचन है। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति की संविदा है। कहने का मतलब यह है कि दो लोगों में संविदा होती है, दो लोग आपसी संव्यवहार करते हैं और तीसरा पक्षकार उसमें आता है, कहता है कि यदि इनके आचरण से कोई हानि होगी तो
क्षतिपूर्ति हम भरेंगे, क्षतिपूर्ति हम भरेंगे, जो हानि होगी उसको हम भरपाई करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत होकर के संविदा करिए। तो जब ऐसी वचनबद्धता आ जाती है तो उसे क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है, का ऐसी कार्यवाही के परिणामों के लिए जो गा 200 रुपये की अमुक राशि के संबंध में खा के विरुद्ध चलाए, खा की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है, यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। ठीक है, यानी कि खा और गा के बीच 200 रुपये का जो है, जो भी बातें हैं, क्षति है, का वचन दे रहा है कि इस क्षतिपूर्ति की भरपाई हम करेंगे। तो ये यानी कि थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, जो क्षति की भरपाई करने के लिए वचनबद्ध है, यानी कि संविदा के पक्षकार के रूप में क्षति की मात्र भरपाई करेगा और कोई एक्ट नहीं करेगा, क्षतिपूर्ति की संविदा करते हैं। ठीक, इसी तरीके से फिर अगर हम प्रत्याभूत की गारंटी की जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें तो यह क्या है, बहुत सिंपल से बात है। अब आप देखिए, ये धारा 126 में लिखा हुआ है, 126 में लिखा हुआ है। ठीक, यानी क्षतिपूर्ति अलग चीज़ है, प्रत्याभूति अलग चीज़ है। पहली बात तो आपको यही समझना है, इसीलिए दोनों अलग अलग धाराओं में डिफाइन है, लगातार धारा से प्रश्न आता है। 126 में लिखा हुआ है, प्रत्याभूत की संविदा प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार, यानी कि यहाँ पर भी तीन पक्षकार हैं, प्रतिभू है, देनदार है, लेनदार है। ठीक है, यानी कि मूल ऋणी है और लेनदार है। ठीक है, तो प्रत्याभूत की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में वचन के पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है, यानी कि एक पक्षकार और दूसरा पक्षकार है। ठीक है, एक पक्षकार है और दूसरा पक्षकार है, इनके बीच कैसी ये जो एक ये जैसे यहाँ पर भी तीसरा है पक्षकार, यहाँ पर भी तीसरा पक्षकार है, ये तीसरा पक्षकार वचन दे रहा है, ये वचन दे रहा है क्या, कि हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, हम गारंटी लेते हैं किस बात की, व्यतिक्रम होने पर मैं दूंगा, व्यतिक्रम होने पर मैं दूंगा, यानी कि लेन देन पहले और दूसरे पक्षकार में हो रहा है, तीसरा पक्षकार आकर के कह रहा है कि अगर ये देने में कमी कुछ करेंगे तो भरपाई मैं करूंगा। यहाँ हानि होगी तो उससे बचाने का, हानि की क्षति की पूर्ति करने का वचन है। यहाँ पर लेन देन में कोई कमी हो जाए, न दे रहा हो एक पक्षकार, तो उसके लिए गारंटी दी जाती कि ये नहीं देंगे तो मैं दूंगा, हानि होगी तो मैं भरपाई करूंगा, ये नहीं देंगे तो मैं दूंगा। यही दोनों में डिफरेंस है, इस बात को याद रखे रहिएगा। ठीक है, अब ये जो तीसरा पक्षकार होता है ये प्रतिभू कहलाता है, ये प्रतिभू है। ठीक है, ये प्रतिभू है, इस बात को जाने रहिएगा। इसके बाद जिसके लिए, यानी कि मान लीजिए ये तीसरा पक्षकार इसके लिए है, अगर ये आपका मूल ऋणी हो जाएगा और ये पक्षकार कौन हो जाएगा, लेनदार हो जाएगा। यानी कि दूसरे पक्षकार को पहले पक्षकार को देना था, इन्होंने कहा कि भाई अगर ये नहीं देंगे तो मैं दूंगा, इसलिए आप संविदा कर लीजिए। ठीक, लिखित मौखिक किसी भी रूप में हो सकती है, लिखित मौखिक किसी भी रूप में हो सकती है, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ बातें हैं, कौन कौन सी धाराओं से क्या क्रक्स आपके पास होना चाहिए वो आप ध्यान से सुन लीजिए। धारा 127 कहती है, क्या प्रतिभूति के लिए प्रतिफल दिया जाना चाहिए, ठीक है, या प्रतिफल होता क्या है। ठीक, तो कहा गया कि मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई बात या दिया गया कोई वचन प्रतिभू द्वारा प्रतिभूत के दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। यानी कि आप जानते हैं संविदा में प्रतिफल की आवश्यकता होती है, अपवादित स्थिति में ही प्रतिफल ना हो तो संविदा हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच जो लेन देन होना था उसी की गारंटी, उसी अमाउंट को, उसी बात को, उसके लिए वचन, क्योंकि आपने पढ़ रखा है सेक्शन 2 में वचनों का संवर्ग भी एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो सकता है, यानी वचनों पर भी
काम होना प्रतिफल हो सकता है, तो उसके लिए जो दिया गया वचन है वो प्रतिफल के रूप में होगा, इसलिए इसमें प्रतिफल मौजूद है। 127 कह रही है। 128 प्रतिभू का दायित्व। प्रतिभू का दायित्व क्या होता है? इसकी कमी पर यह आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये रिप्लेस हो जाएगा। दूसरे पक्षकार के लिए गारंटी दिया गया है, तो मूल ऋणी अगर नहीं, ठीक है, मेंटेन करता है, अपने आप से कमी रखता है, तो प्रतिभू मूल ऋणी की जगह पहुंच जाएगा, यानी कि समविस्तीर्ण है, जिसको आपको एक्सटेंसिव कह सकते हैं। यानी कि इसका जो दायित्व है प्रतिभू का, ये कैसा है? इसके लिए को एक्सटेंसिव, समविस्तीर्ण है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न आता है, लगातार प्रश्न आया है, आप लोगों ने देखा होगा। को एक्सटेंसिव है, समविस्तीर्ण है, सिंपल सी बात याद रखे रहिए। फिर इसके बाद एक कंटिन्यूइंग गारंटी की बात आती है। कंटिन्यूइंग गारंटी चलत प्रतिभूत की बात होती है, ये धारा 129 में लिखा हुआ है, ठीक है। चलत प्रत्याभूति यह क्या होता है? ठीक, जैसे एक सिंगल अमाउंट है, सिंगल लेन देन के लिए गारंटी दी गई है, तो ये सामान्य प्रत्याभूति होती है। लेकिन कभी कभी कोई ट्रांजैक्शंस एक समव्यवहार में चलते रहते हैं, तो जितने समय के लिए गारंटी दी गई है उतने भर के लिए तो उसकी लायबिलिटी होगी, बाकी आगे कंटिन्यू रहेगा तो फिर उसके आगे नहीं रहेगी। मतलब मान लीजिए 10 दिन के लिए दिया गया हो, 10 बार ट्रांजैक्शन के लिए दिया गया हो 10 दिन के भीतर, तो उस 10 के लिए हर बार अलग कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन 10 पर एक्सटेंड हो जाएगा। तो यही इन्होंने लिखा है, वह प्रत्याभूत जिसका विस्तार समव्यवहारों की आवली पर हो। ए गारंटी विच एक्सटेंड्स टू द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। यानी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो हर ट्रांजैक्शन के लिए अगर हो रहा है, ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो चलत प्रत्याभूत के लिए होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। इसके बाद है, क्या प्रतिसंहरण किया जा सकता है, रिवोकेशन किया जा सकता है चलत प्रत्याभूति का? तो स्पष्ट लिखा है, चलत प्रत्याभूत का भावी समव्यवहारों के बारे में प्रतिसंहरण लेनदार को सूचना किसी भी समय। कहने का मतलब है कि व्यापारी वर्ग में ये ज़्यादा होता है कि भाई देखिए उनसे सामान लीजिएगा और हम उसकी गारंटी लेते हैं, जो है सामान वो दे रहे हैं तो आपको पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। वो सामान उसकी जो है गारंटी पर दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, धीरे धीरे पैसा मिल रहा है। 1 महीना 2 महीना 4 महीना गुजर गया, अब गारंटर को लगा कि नहीं भाई अब बस बहुत हो गया, इतने दिन गारंटी हमने दे दी, इतने दिन का समव्यवहार हमने संभाल लिया, पर्याप्त है। तो वो क्या करेगा? स्पष्ट सा है, ठीक, लेनदार को सूचना, यानी कि जिसे वापस पैसा मिलना है उसे सूचना दे देगा कि भाई अब गारंटी हम खत्म कर रहे हैं, अब अपने हिसाब से समझिएगा, सामान सप्लाई करिएगा तो पैसा ले लीजिएगा, ये अब आप समझिए आपका क्या व्यवहार है, अब मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, अब मेरी बीच में गारंटी नहीं है। तो प्रतिसंहरण रिवोकेशन किया जा सकता है, लेनदार को सूचना देकर रिवोकेशन किया जा सकता है। फिर 131 कहती है, प्रतिभू की मृत्यु पर क्या होगा? देखिए सामान्य सी बात होती है, यहाँ पक्षकार पर्सनली लायबल है, मतलब उसको सिर्फ बेयर एक्ट की भाषा में रटने का प्रयास ना करिए, बहुत सीधा सीधा जानिए। यहाँ पर पक्षकार पर्सनली लायबल है, तो जैसे ही मृत्यु होगी लायबिलिटी समाप्त हो जाएगी। ये जब कोई भी बात अपने वचन के आधार पर स्वयं को लायबल बनाते हुए किया जाता है, तो मृत्यु पर वहीं पर संविदा समाप्त हो जाती है, आगे उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि उनके हेयर्स पर, वारिसों पर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मृत्यु पर प्रत्याभूत की समाप्ति हो जाती है, धारा 131 कहती है। और इसके लिए सूचना देने की आवश्यकता नहीं है कि उसके लीगल हेयर्स ने सूचना नहीं दी तो हम, अरे इतना तो आप पता रखे रहिए ना कि ये गारंटर हमारा जिंदा है कि नहीं जिंदा है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी में अगली बात है, बहुत स्पष्ट, इसीलिए सारी बातें, धाराएं नहीं इंपॉर्टेंट हैं, जो धारा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चल रहा हूं। अगली बात है कि इन दोनों के बीच जो संविदा हुई और इसने जो गारंटी दी, अब मान लीजिए ये लोग संविदा में कुछ हेर फेर करते हैं, तो आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि संविदाओं के निबंधन में जो भी प्रोविजंस हैं, अगर कोई बदलाव होता है तो संविदा का नवीनीकरण हो जाता है, यानी कि
पिछली संविदा की वैल्यू नहीं रह जाती है, तो अगर निबंधनों में हेर फेर करते हैं तो ये गारंटर, अगर उसमें भी गारंटर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये लायबल अब नहीं होगा। धारा 133 में लिखा है उन्मोचन हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी, ठीक है, जो भी उसके ऊपर लायबिलिटी थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। अगली बात कहते हैं कि अगर आप इसको माफ कर देंगे, चलिए भाई अब आपसे हम नहीं लेंगे, तो व्यवहार कुछ ऐसा हो गया, चलिए कोई बात नहीं मत दीजिएगा, तो इससे तो कह दिए मत दीजिएगा, तो क्या ये थोड़े देगा? नहीं, अगर आप इसको उन्मुक्त करेंगे तो ये स्वयं उन्मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लायबिलिटी है को एग्जिस्टिव है, को एग्जिस्टेंस होता है, सम विस्तीर्ण है, तो जब इसकी मुक्ति होगी तो इसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो अगर मूल ऋणी को मुक्त किया जाता है तो प्रतिभू स्वयं मुक्त हो जाएगा। यह बात आपका लिखा हुआ है 134 में, ठीक है। इसके बाद की धाराओं को सामान्य रूप से आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, आप उन धाराओं को पढ़िए, सरल लिखी हुई हैं। प्रश्न सामान्यतः नहीं आता है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उससे आगे के हिस्से को आप पढ़िए। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मैसेज के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं सेक्शन नंबर के अकॉर्डिंग, बाकी कोई फिलहाल की आवश्यकता आपकी नहीं है। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं चैप्टर 9 में क्या है। चैप्टर 9 लिखा हुआ है ऑफ बेलमेंट, उपनिधान के विषय में, यानी कि चैप्टर 9 में क्या है? उपनिधान, ठीक है, बेलमेंट, ठीक है। उपनिधान बेलमेंट क्या होता है, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो 148 से 171 तक है, ये बात भी आप जाने रहिएगा। 148 से 171 तक है। शब्दों में मत उलझिए, शब्दों में उलझेंगे बेलमेंट, उपनिधान तो कंफ्यूजन रहता है। व्यवहारिक आप समझिए, आसान हो जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपने जो है हर चीज़ को व्यवहारिक तौर पे समझा। आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं, से पता चलता है कि नहीं मेहनत सफल रही, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पहले पार्ट में तो मान लीजिए थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा थीं, यहाँ व्यवहारिक ज़्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। 148 बात करता है उपनिधान, उपनिधाता और उपनिहिति का, यानी कि एक समव्यवहार हो रहा है, उपनिधान का समव्यवहार हो रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच जो संबंध बन रहा है वो उपनिधाता और उपनिहिति का संबंध बन रहा है। ये बात ध्यान रखे रहिएगा। बेयर एक्ट क्या कहती है? उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करता है कि वह जब प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा, या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा बेनित कर दिया जाएगा। माल का परिधान करने वाला व्यक्ति उपनिधाता कहलाता है, ठीक है, यानी बेलर कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसको माल प्रदत्त किया जाता है वो उपनिहिति कहलाता है, यानी कि बेली कहलाता है, ठीक। अब इतना लंबा चौड़ा इन्होंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मूल विषय क्या है? कोई सामान है या वस्तु है, कोई सामान है या वस्तु है, ये सामान या वस्तु किसकी है? उपनिधाता, ठीक है, बेलर की है। ये क्या करता है? इस सामान या वस्तु को उपनिहिति बेली, ठीक है, उपनिहिति बेली इस्तेमाल करने के लिए परिदत्त कर दिया, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। किसी प्रयोजन के लिए माल का परिधान कर दिया, डिलीवर कर दिया, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए या किसी प्रयोजन के लिए परिदत्त कर दिया। अब बात आई, यहाँ जो संविदा की बात हो रही है, संविदात्मक व्यवहार की बात हो रही है, ठीक। सिंपल सा समझिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई बहुत अच्छी पुस्तक को खरीदा, सेकंड पार्ट की, आपका कोई मित्र है उसके पास भी कोई पुस्तक थी लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं थी, उतना सेटिस्फाई नहीं था,
उसने कहा कि भाई अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेकेंड पार्ट की पुस्तक हमको दे दीजिए, जरा हम 2-4 दिन पढ़ लें, फिर ससमय हम आपको वापस कर देंगे। तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का प्रदान करना कि प्रयोजन पूरा हो जाए तो वह लौटा दिया जाएगा। ठीक है, संविदा आप जानते हैं लिखित, मौखिक, विवक्षित हर तरीके की होती है। ठीक है, ले जाइए। कब देंगे? 5-6 दिन में पढ़ करके हम दे देंगे। कैसा समव्यवहार हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर कोई लेन देन में वैल्यू नहीं दी जा रही है, किराया नहीं दिया जा रहा है। ठीक, ध्यान रखे रहिएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई किराया नहीं लिया जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, बल्कि एक व्यक्ति दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए किसी विशेष प्रयोजन यानी कि पढ़ने के लिए दे दिया। ये कौन सा संबंध बन रहा है? उपनिधान बेलमेंट का संबंध बन रहा है। और जिसकी किताब थी वो बेलर है और जिसको किताब दी गई वो बेली है। बहुत स्पष्ट सा है। ठीक है, और इस परिधान के लिए अगली धारा में लिखा हुआ है कब्जा, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होना चाहिए। कब्जा दे दिया जाना, परिधान हो जाएगा। ठीक, अब बात आई कि अगर कहीं पर कोई त्रुटियां हैं उस सामान में, ये तो मैंने किताब का उदाहरण ले लिया। मान लीजिए घोड़ा ओड़ा ले जा रहे हैं 2 दिन चलाएंगे, बढ़िया घूमेंगे टहलेंगे, फिर वापस कर देंगे। अब घोड़ा जड़ा बदमाश था, तो त्रुटियां हो, कमियां हो, कोई बात हो तो बता देना चाहिए ताकि बेली को नुकसान ना होने पाए। अगली धारा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये त्रुटियों को प्रकट करने का बेलर का कर्तव्य होता है, 150 में लिखा हुआ है। ठीक, और उपनिहिती का क्या कर्तव्य है? उपनिहिती का क्या कर्तव्य है कि जब वो ले जाए किसी चीज को तो उसे सुरक्षित रखे, 151 में लिखा हुआ है। ठीक है, कि सतर्क रहिए, आपका कर्तव्य। आप किताब ले गए हैं तो सावधान रखिए, नहीं पता चला कि किताब ले गए हैं, अगरबत्ती उसी के ऊपर सुलगा दिए, मच्छर मारने वाली किताब जल गई तो गड़बड़ हो जाएगी, नई किताब वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दोनों का कर्तव्य है। कोई कमियां हैं तो वो बताए, और सुरक्षित वापस करने का बेली का कर्तव्य होता है। 150 और 151 में लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर एक बात आती है कि आनुग्रहिक रूप से निःशुल्क जो कुछ चल रहा है। ठीक, धारा नहीं पढ़ना है, पहले ही बता दे रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे किताब का ही उदाहरण रहा है, अनुग्रहिक है, निःशुल्क है, मित्रवत व्यवहार है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कहा एग्जाम आने वाला है, आपसे किसी ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा नोट्स, ठीक है मैं दे दूंगा नोट्स, मेरी किताब पढ़ के जाना, एग्जाम दे देना, मेरी किताब पढ़ के जाना, एग्जाम दे देना, और अंतिम समय में किताब देने से मना कर दिया, आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। ठीक है, सारे माध्यम बंद कर लिए कि संपर्क ना होने पाए। यानी कि कहने का मतलब यह है, पूरे बेयर एक्ट में जो कई बातें लिखी हैं उसकी समरी मैं बता रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि आपने कोई वायदा कर दिया कि ठीक है मैं कोई वस्तु या सामान आपको इस्तेमाल के प्रयोजन से परिदत्त कर दूंगा, दे दूंगा, आप अपना काम चला लीजिएगा, और वो आपके इस वचन के आधार पर कोई अपना प्लानिंग कर लेता है और उस प्लानिंग फिर आप अपनी बात से मुकर जाते हैं, उसकी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो अगर उसे क्षतिपूर्ति हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, भले ही ये वायदा आपने निःशुल्क किया हो। ऐसा लिखा हुआ है 159 में। ठीक है, 159 में, क्योंकि भरोसा नहीं तोड़ना है। आपके भरोसे उसने कोई चीज़ अरेंज नहीं की, उसे पता था कि वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, आ जाएंगे, उनके सहारे मेरा ये काम हो जाएगा उनकी दी गई वस्तु से, और आपने ऐसा किया नहीं, परिणाम उसकी हानि का आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखे रहिएगा। स्पष्ट शब्दों में सेक्शन 159 में लिखा हुआ है कि भरोसे पर अगर कोई काम हो गया और आप भरोसा तोड़ देंगे, यानी कि बेलर अगर भरोसा तोड़ देता है तो बेली की हुई हानि के लिए वो लाइबल होगा। ध्यान रखे रहिएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, इतनी बात। फिर इसके बाद 168 है। 168 क्या कहता है? बड़ा व्यवहारिक, इसीलिए मैंने कहा संविदा के पार्ट 1 में थ्योरीज ज़्यादा हैं,
सिद्धांतिक चीजें ज़्यादा हैं। तो पार्ट 2 हमारे आपके बीच जो व्यवहारिक रिलेशनशिप बनता है, व्यवहारिक रूप से जो सारा सिस्टम चल रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। धारा 168 कहती है, माल पड़ा पाने वाले का अधिकार वह प्रतिस्थापित विनिर्दिष्ट पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा। ठीक, यानी कि आप सड़क पर जा रहे हैं, अब यही प्रश्न बदल करके भी पूछता है। आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई सामान या वस्तु मिल गई आपको, सड़क पर जा रहे हैं, कोई सामान या वस्तु मिल गई आपको, आपने युक्तियुक्त तौर पर पता लगाया, उसके स्वामी का पता चल गया जिसकी वो वस्तु थी, आपने उसे वापस कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा नेक कार्य किया है आपने, ठीक है, अच्छी बात। उसके बदले में आप कोई भी चार्ज नहीं कर सकते हैं, नियम ये है, ठीक है, नियम ये है। आप अच्छे व्यक्ति थे, आप अच्छे व्यक्ति थे, आपने पड़ा पाया सामान, उसके स्वामी का पता लगाया, उसको दे दिया, वो भी खुश और आप भी खुश कि हमने एक अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया, परलोक सुधर गया, अच्छी बात। अब दूसरी बात आती है, कई बार इनाम की राशियां होती हैं, खोया पाया विभाग बता रहा है कि इसको पाने वाले को, पहुंचाने वाले को 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। अब आपको वह वस्तु मिल गई, वह कोई भी खोई हुई चीज़ मिल गई, पड़ा मिला कोई वस्तु मिल गया, अब आप वापस ले जा रहे हैं। तो अगर इनाम की राशि घोषित है तो उसे वापस देते समय उस वस्तु को जिसके लिए इनाम घोषित था, आपको अधिकार है कि इनाम की राशि को पाइए, और जब तक इनाम की राशि आपको न मिल जाए तब तक उस वस्तु को आप अपने पोजीशन में, अपने कब्जे में रख सकते हैं। जब इनाम की राशि मिल जाएगी तब उसे आप उस खोई हुई वस्तु को वापस कर देंगे। व्यवहारिक बात, ये संबंध कैसा संबंध है? उपनिधान, बेलमेंट जैसा संबंध है, यह बात आप याद रखे रहिएगा। जैसे ये इस्तेमाल करके वापस कर देता है, वैसे पड़ा पाने वाला भी व्यक्ति क्या करेगा? वापस कर देगा। प्रश्न 2-3 बार आया हुआ है कि सामान किसी को पड़ा मिलता है तो सामान पाने वाले को और सामान के स्वामी के बीच कैसा संबंध होता है? बेलमेंट का संबंध होता है, यानी कि बेली के रूप में जो आपकी लायबिलिटी है सामान को उचित सुरक्षित वापस करने का, वैसे ही अगर पड़ा सामान पाते हैं तो आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बेलमेंट जैसा। आपका कर्तव्य है कि उसे उचित स्वामी को वापस कर दिया जाए। तो पड़ा पाने वाले का दायित्व बेली का दायित्व होता है, ये बात याद रखे रहिएगा। प्रश्न आया है, फिर से आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। इसी तरीके से एक शब्द प्लेज चर्चित होता है, गिरवी चर्चित होता है, वो 172 में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 171 तक तो आपका बेलमेंट से, उपनिधान से संबंधित हो गया, और इसके बाद 172 से आपका जो है गिरवी, पड़यमकार, पड़यमदार, इनसे संबंधित हो गया, ठीक है, जो 181 तक जाता है। यानी कि गिरवी से संबंधित जो धाराएं हैं, ठीक है, अगर हम गिरवी की बात करें, प्लेज की बात करें, गिरवी प्लेज की बात करें, तो इससे संबंधित धाराएं क्या हैं? 172 से 181 तक। यह भी आपका प्रश्न हो सकता है। चैप्टर 9 ही है, चैप्टर 9 ही है, चैप्टर आपका चेंज नहीं हो रहा, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। अब 172 क्या कहता है? ये कहता है गिरवी, ठीक है, पड़यम कार और पड़यम दार, ठीक है, गिरवी, पड़यमकार और पड़यमदार 3 शब्द हैं। प्लेज, पावनर, पौनी, ठीक है, प्लेज, पावनर, पावनी, ये आपके 3 लोगों की परिभाषा, 3 बातों की परिभाषा सेक्शन 172 में दी गई है, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, यहां लिखा है किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है, उस दशा में उपनिधाता पड़यमकार और उपनिहिती पड़यमदार कहलाता है। बड़ी सिंपल बात, यानी कि गिरवी भी एक प्रकार का उपनिधान का ही संबंध है।
लेकिन अलग तरीके से यहाँ पर ऋण भी हो गया, एक कंसिडरेशन के रूप में मान लीजिए ऋण है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये फंसती है कि किसी ऋण के बदले कोई वस्तु गिरवी रख दिया जाना, ऐसा ही तो टीपीए में हमने बंधक मॉर्गेज पढ़ रखा है। तो बंधक मॉर्गेज टीपीए में लिखा हुआ है, प्लेज गिरवी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट में रखा हुआ है। क्या कोई अंतर है? मामला यहाँ अटकता है, क्या कोई अंतर है? कैसे इस अंतर को हम समझें? तो हमें उत्तर मिलता है बहुत स्पष्ट, यहाँ नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की चर्चा की। वहां पर जब आप मॉर्गेज के बारे में, बंधक के बारे में पढ़ेंगे तो उस चैप्टर का ही नाम है अस्थावर संपत्ति का बंधक। उस चैप्टर से संबंधित जो ट्रांजैक्शंस हैं, संव्यवहार हैं, किससे संबंधित हैं? अस्थावर संपत्ति से संबंधित हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो गिरवी, इसका मतलब गिरवी किससे संबंधित है? चल संपत्तियों से संबंधित है। ठीक है, तो यहां गिरवी को अगर पूछा जाए तो कहेंगे कि ऋण के संदाय के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल रखना। ठीक है, ऋण के संदाय के लिए, ठीक है, कोई माल या वस्तु, ये कैसी होनी चाहिए? चल संपत्ति होनी चाहिए। अचल हो जाएगी तो फिर वो संव्यवहार मॉर्गेज हो जाएगा। ठीक है, गिरवी रखना। ठीक है, यानी कि आप सोने की चेन रखकर उधार ले रहे हैं, सोने की चेन आपने रखा है प्रतिभूति के तौर पर, गारंटी के तौर पर, तो आपने क्या किया है? गिरवी रखा है। और अगर आपने अपनी जमीन का कोई टुकड़ा रखा है तो आपने क्या रखा है? बंधक रखा है। बहुत सिंपल, याद रखिए, कभी जीवन में आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब किताब है। और समव्यवहार कैसा है? उपनिधान जैसा है। फिर ऋण चुका दीजिए, माल वापस ले लीजिए, बात खत्म। इसमें आगे थोड़े ही कुछ पढ़ना है। ऋण चुका दीजिए, माल वापस लीजिए, बात समाप्त। ये था आपका चैप्टर 10। अब चैप्टर 9। अब देखते हैं चैप्टर 10 में क्या बातें हैं अगले चैप्टर में, जो कि अंतिम चैप्टर है संविदा के दूसरे भाग का। देखते हैं क्या है। चलिए अब आते हैं अध्याय 10 में। अध्याय 10 संबंधित है एजेंसी से, अभिकरण से संबंधित है। यानी कि एजेंसी का रिलेशनशिप क्या होता है उससे संबंधित है, जो कि धारा 182 से 238 तक दिया हुआ है। बहुत ध्यान से, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन बहुत सीधे सीधे आते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं आती है जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। तो यहाँ पर क्या प्रश्न आएगा? पहली चीज 182 में दिया हुआ है क्या एजेंसी में क्या जो है, ठीक, सेक्शन 182 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर दो लोग जिनके बीच ऐसा संबंध बन रहा है, अभिकर्ता और मालिक कहा जा रहा है। अभिकर्ता और मालिक, ठीक है, अभिकर्ता और मालिक के बीच का संबंध है। अभिकर्ता यानी एजेंट और मालिक यानी प्रिंसिपल। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। ठीक, अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कार्य करने के लिए या पर व्यक्ति से समव्यवहार किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। यानी कि तीन विशेषताएं, ठीक है, इसकी तीन विशेषताएं, अन्य की ओर से, ठीक है, अन्य की ओर से कार्य करना, यानी कि अपना काम नहीं कर रहा अपनी ओर से, दूसरे की ओर से कार्य कर रहा है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करना, ठीक है, और इसके लिए इसका नियोजन किया गया हो। ध्यान रखिएगा, अन्य की ओर से कार्य करने के लिए या अन्य सब जो है का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित हो, ठीक है। और ये जो अन्य है जिसकी ओर से ये कर रहा है, ये जो अन्य है वो कौन है? ये प्रिंसिपल है।
यानी प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने के लिए, प्रिंसिपल की ओर से किसी समव्यवहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर इसे प्रिंसिपल ने नियोजित कर रखा है तो कैसा संबंध बनेगा? एजेंसी का संबंध बनेगा, बहुत स्पष्ट है। अब बात आई, बहुत सीधा सीधा हिसाब किताब है, ये अभिकर्ता कौन हो सकता है? सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट ने पहले ही बताया कि पागल नहीं होना चाहिए, प्राप्तव्य होना चाहिए, तो वही यहाँ पर भी अप्लाई होगा, यहाँ कोई नई बात अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। अब फिर बात आया, ठीक, कि प्रतिफल क्या आवश्यक है या नहीं हो सके, नहीं है। ठीक, तो इसके लिए, ठीक है, 185 में, ठीक है, इस एजेंसी के लिए 185 में कंसिडरेशन की बात की गई है, प्रतिफल की बात की गई है। ठीक है, इसके लिए कहा गया कि आवश्यक नहीं। ठीक, यानी कि ये अपवाद है सेक्शन 25 का। सेक्शन 25 कहता है कि प्रतिफल बिना किया गया कोई भी करार शून्य होता है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं प्रतिफल आवश्यक नहीं है। धारा 185 कह रही है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। ठीक है, ये बात ध्यान रखे रहिएगा कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि कोई कंसिडरेशन की ही बात से नियोजन नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे कहे, भाई वो मेरा काम कर देना, आपसी व्यवहार में कह देते हैं, भाई वो मेरा काम जरा कर दे, या पड़ोसी हैं, घर के व्यक्ति हैं, अब वो काम करने के दौरान किसी को क्षति पहुंच गया, आपका काम कर रहा है, क्षति दूसरे को पहुंच गई, अब कह रहे तो निपटो न, क्षति तुम पहुंचाए हो। तो जैसे हम लोग कहते हैं मेरे कहने से किए थे, हाँ आपके कहने से किए थे, तो भले कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन आपके कहने से किया गया था, इसलिए आपकी लायबिलिटी होगी। यही उद्देश्य है एजेंसी का, यही इतनी बात आपको समझना है। ठीक है, यही इतनी बात समझना है। ठीक, इसके बाद अगली बात, बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग एक सेक्शन पूछ सकता है आपसे 191, क्या ये उप अभिकर्ता का नियुक्ति कर सकता है? तो इसका उत्तर है यस। ये जो एक मूल अभिकर्ता होता है, डायरेक्टली जो प्रिंसिपल से संबंधित होता है, वो एक उप अभिकर्ता की भी नियुक्ति कर सकता है, सब एजेंट की नियुक्ति कर सकता है, मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। तो जैसे ये लाइबल होता है, वैसे ये भी, यानी कि जो रिलेशनशिप है वो भले ही तिर्यक संबंध बन रहा है, लेकिन इक्वल लाइबिलिटी वाला संबंध बनेगा, सब अपने अपने कर्मों के दायी होंगे। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, वो जो अभिकर्ता है वो उपाभिकर्ता के लिए लाइबल होगा। अब जब इसके लिए लाइबल है तो इस पर जब लाइबिलिटी बनी तो ये इस पर ट्रांसफर कर देगा। अभिकर्ता एजेंसी के एजेंट जो है मालिक के लिए जो है लाइबल होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। बस ये है कि इसका प्रिंसिपल का और सब एजेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर अभिकर्ता ने प्रिंसिपल के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही सब एजेंट्स की नियुक्ति की है, तो जब लाइबिलिटी इस पर शिफ्ट होगी तो ये मालिक पर शिफ्ट कर सकता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिए हैं एजेंट साहब, सब एजेंट पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाए हैं, तो एक्स्ट्रा के लिए लाइबल नहीं होगा प्रिंसिपल। सिंपल सी व्यवहारिक बात है, सिंपल तरीके से आप जाने रहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। फिर इसके बाद है एक धारा है रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड 196, ठीक है, जो कि कहती है अनुसमर्थन की बात करती है, रेटिफिकेशन की बात करती है। अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन की बात करती है। ये अनुसमर्थन रेटिफिकेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। 196 कह रहा है किसी व्यक्ति के लिए उसके प्राधिकार के बिना किए गए कार्यों के बारे में उसका अधिकार और अनुसमर्थन का प्रभाव। यानी कि मेरे लिए किसी ने कार्य कर दिया लेकिन मैंने कहा नहीं था, अभी मेरे कहने पर किया, तब तो वो एजेंट हो गया, लेकिन मेरे कहे बिना ही मेरा कोई काम किसी ने कर दिया। अब मेरे पास क्या राइट है, ध्यान से सुनिए।
जहाँ की कार्य एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त किंतु उसके ज्ञान या प्राधिकार के बिना किया जाता है। यानी मुझे नहीं पता है, मेरे लिए कोई कार्य कर रहा है, वहां वह निर्वाचित कर सकेगा, इलेक्ट कर सकेगा कि कैसे कार्यों का अनुसमर्थन या अनंगीकरण करे, यानी कि वो उसे स्वीकार कर ले या उसको अस्वीकार कर ले, अंगीकृत कर ले या अनंगीकृत कर ले। ये अधिकार होता है, जिसके लिए कार्य किया गया है उसका अधिकार होता है। यदि वह उसका समर्थन करता है तो वैसे ही परिणाम होंगे माने हुए प्राधिकार। यानी कि अगर मेरे लिए किसी ने कार्य किया है और मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं उसके कार्य को, तो प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध बन जाएगा। यदि अस्वीकार कर देता हूं तो भाई आपकी मर्जी थी, आपकी, मैं लायबल नहीं हूं। बहुत सीधा है रेक्टिफिकेशन, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। जिस समय कार्य किया गया उस समय मुझे नॉलेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन रेक्टिफिकेशन के समय मुझे कार्य की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जितनी नॉलेज है उतने का ही मैं रेक्टिफिकेशन कर सकता हूं। जिसकी नॉलेज नहीं है उसका रेक्टिफिकेशन मैं नहीं कर सकता, उसको मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं। बहुत सीधी सी बात है, ज्ञान नहीं, स्वीकृति नहीं, बहुत स्पष्ट है। ठीक है, बहुत स्पष्ट है। ठीक, इतनी बातें प्रमुख हैं, इतनी बातें आपकी प्रमुख हैं। इसके बाद जो कर्तव्य और अधिकार ये सब लिखे हैं फॉर्मल वाले, वहां से आपके सामान्यतः प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न जो आएंगे वो यहीं तक आएंगे। इसके बाद आप देखिए 196 के बाद 238 तक धाराएं हैं, कोई मतलब नहीं है। कभी मेंस में जरूरत लगे तो रेफरेंस की तो भले आप लिख लीजिए, अदरवाइज आपको किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। प्रश्नों को आप देखेंगे तो जितना आज आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट में, उससे बाहर प्रश्न कभी नहीं आता है। तो इतने को मेंटेन करिए, यानी ऐसा मेंटेन करिए, लिमिटेड मेंटेन करिए कि 100% सही करिए, ना कि सब के चक्कर में कुछ ना सही कर पाइए। इसलिए इतना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से। कोई बात ना समझ में आई हो बिल्कुल आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।